आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। लीनियर अलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके मैं पहले बेसिक्स से क्लियर करूँगा, आपको डिस्कस करूँगा। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। तो मैट्रिक्स जो होता है हमारा, वो फिक्स नंबर का कलेक्शन होता है जो कि रोज़ और कॉलम के फॉर्म में होते हैं। तो अगर ये हमारा रोज़ है और ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। अगर हम लोगों ने m क्रॉस n का मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो जिसमें जो हमारा m है वो नंबर ऑफ़ रोज़ शो करता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ़ कॉलम शो करता है। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता होगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट बेसिकली इसी मैट्रिक्स का पोजीशन कोएफिशिएंट एक्सपेंशन होता है। मतलब हम इसी मैट्रिक्स को इसके पोजीशन कोएफिशिएंट के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करते हैं। पोजीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, -1 की पावर i + j। अब हम लोग अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। अगर हम लोग 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो अगर हम कोई भी रोज़ या कोई भी कॉलम लेके उसके अलॉन्ग एक्सपेंड ही तो करते हैं। अगर हम a11 को लेते हैं तो a11 के नीचे का एलिमेंट हटा दिया, इसके इधर का एलिमेंट हटा दिया और ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये मिल गया। और कोएफिशिएंट एक्सपेंशन मतलब कि अगर a12 है तो 1 + 2 -1 की पावर 2 +1 कितना हो जाएगा आपका, -1 की पावर 3। तो यहाँ पे इसी वजह से नेगेटिव होता है। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का पोजीशन कोएफिशिएंट एक्सपेंशन, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारे इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए का, वो इक्वल होता है उसके ट्रांसपोर्ट के डिटर्मिनेंट पे। लेट सपोज़ कि अगर एग्जांपल लिया, कोई भी मैं मैट्रिक्स कोई भी डिटर्मिनेंट ले लिया, कोई 3 क्रॉस 3 की मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कोई पर्टिकुलर रोज़ या कॉलम लेके एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो चाहे हम कोई भी रो या कॉलम ले, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में तो चेंज नहीं आएगा। तो ट्रांसपोज एक्चुअली क्या होता है, रो और कॉलम का तो एक्सचेंज ही तो होता है। रोज़ कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम रोज़ में हो जाता है। तो बस कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसके डिटर्मिनेंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। कोई दो मैट्रिक्स है, ए है एंड बी है, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स लिया ए, लेट सपोज़ कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिया हुआ है जहाँ पे ऑर्डर n है, तो a का स्क्वायर है। अब उसका हम जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो इक्वल होगा, पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लें, देन उसके पावर का हम स्क्वायर कर दें, वो सेम इक्वल एक दूसरे के होंगे। ठीक है, लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार का क्वेश्चन IIT बॉम्बे ने पूछा था 1999 में, वो मैं डिस्कस करूँगा एट लास्ट में, सारे क्वेश्चन सारे डिस्कस करूँगा और अच्छे से आपको बेसिक और एक ही क्वेश्चन के 1-2 मेथड से सॉल्व कराऊँगा कि कैसे आप तुरंत उस क्वेश्चन को टैकल कर सको। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो इक्वल होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो n क्या है, n इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का है, उसी अकॉर्डिंग n की वैल्यू होगी, n क्रॉस n एक्चुअली। तो यही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, लेट सपोज़ कि एक m क्रॉस n के कोई मैट्रिक्स है, दूसरा जो है b m क्रॉस p का मैट्रिक्स है। ये दो मैट्रिक्स हैं और इनका जो ऑर्डर निकल के आता है वो m क्रॉस p का ऑर्डर निकल के आता है। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर निकल के आता है वो m क्रॉस p बनेगा। ठीक है, लेट सपोज़ कि a हमारा जो ये है, a कोई मैट्रिक्स है, b सेकेंड मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो अगर आप देखो तो मल्टीप्लिकेशन मतलब जो ए बी का जो रिजल्टेंट का आपका ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 2 का बनेगा, m क्रॉस p का एक्चुअल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रोज़ होता है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एक वैल्यू निकालते चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि आप इस चीज़ों से बेसिक अवेयर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, अगर हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट का डायरेक्टली आप फार्मूला पुटअप करना, कोई उसमें एक्चुअल नहीं है, डायरेक्टली आप इस पॉइंट्स को नोट करना, इसी से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करना। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप एक चीज़ देखो कि अगर इसमें क्या है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और आपको पता है ये m इंटू n
अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है और ये n इंटू पी है, तो n तो दोनों में कॉमन है, इट मीन्स कि 2 तो दोनों में कॉमन है, तो एक्चुअल जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 3 इंटू 2 ही होगा, m इंटू पी होगा, तो एक्चुअल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m इंटू पी। इट मीन्स कि अगर ये 3 है, ये 3 2 ज़ा 6, तो 6 एलिमेंट जो तुम्हारा होगा प्रोडक्ट में बनेंगे, ये 6 एलिमेंट बन गए। ठीक, अब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब अगर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है, 6 इधर है, 12 है, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन हमारे कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। तो आप गेस करो कैसे होगा। अगर 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स इधर है, इंटू 2 क्रॉस 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, m इंटू पी इंटू n, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। ये आपका डायरेक्ट पुटअप करके आप इसमें निकाल लेना, कोई एक्चुअल इसमें दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। अब नंबर ऑफ़ एडिशन की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ एडिशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एडिशन है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि 6 एडिशन है, तो m क्या है, m की वैल्यू अगर हम लेते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ एडिशन, तो m की वैल्यू अगर हम लोग, हमारे पास 3 है, p की वैल्यू हम लोगों ने 2 है, तो 3 2 ज़ा 6 हुआ, और n माइनस वन एक्चुअली क्या होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि n दोनों में कॉमन है, तो इसलिए n माइनस 1 टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एडिशन के लिए। ठीक है, तो n माइनस 1 अगर हम चाहे, अगर यहीं पे अगर हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ जाता, 4 का होता या उससे ज़्यादा होता, तो यहाँ पे एक्चुअली वैल्यूज़ चेंज होती। अब अगर m की वैल्यू हमारे पास 3 है और p की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 3 2 ज़ा 6 एंड n की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1, तो ये आपको 6 मिल जाएगा, जो कि नंबर ऑफ़ एडिशन 6 ही है। ठीक है, ये आपको बेसिक क्लियर होगा। आप इस चीज़ को नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली आपसे पूछ दिया, तो आप ऐसा तो होगा नहीं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे फिर चेक करोगे कि कितना एडिशन है, कितना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आप बेसिक चीज़ को ये याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये एडजॉइंट जो होता है वो वैलिड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए केवल। ठीक है, तो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो जो हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज को हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। तो कोफैक्टर हम लोग जब पढ़ते हैं तो कोफैक्टर क्या होता है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j। ठीक है, और उसका माइनर। ठीक, ये होता है तुम्हारा कोफैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। तो अब हम लोगों को क्या किया कि हम लोगों ने अगर a1 इसका माइनर देखा जाए, दिस वन, अगर a1 लिया जाए, इसका निकाला जाए, तो माइनर क्या होगा, दिस वन, c3 b2 माइनस b3 c2। क्लियर है। अब कोफैक्टर अगर हमें निकालना है तो कोफैक्टर में हम लोग ये -1 जो हम लोगों ने पोजीशन कोफिशिएंट एक्सपेंशन जब डिटरमिनेंट निकालते थे, तो हम लोग यही तो है, ये पोजीशन कोफिशिएंट एक्सपेंशन इसी के फॉर्म में। तो बस इसी को हम लोग जब माइनर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाता है। जब हम सारे का कोफैक्टर निकाल लेंगे तो देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारा क्या होता है, जो एडजॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो हम ए इन्वर्स भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन मॉड ए। और इतना याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी एडजॉइंट नहीं निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता, सॉरी। तो क्योंकि बेसिकली क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और अगर क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो आप इतना याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करना। ये डायरेक्टली इनकी प्रॉपर्टीज़ पे है, और इनकी प्रॉपर्टी पे मैं आपको बेसिक कुछ बता देता हूँ कि कौन सा कंसेप्ट डायरेक्टली आप उसको याद रखना। आप इसको याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछता है। एक आपका ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, वेयर n इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपका 2020 में जो हम लोगों ने पिछला पेपर दिया था उस पे ये क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसको याद रखना, क्योंकि इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग, हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक पता होगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं इस पर बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं होते, बस। उसके अलावा इसमें हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। देन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ जो रोज़ होते हैं वो कॉलम के इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने देखा ही होगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनता है। ठीक है,
अब थर्ड आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें उनका जो डायगोनल एलिमेंट है बस वही रहेगा, अदरवाइज सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ये 3x3 की मैट्रिक्स बनी हुई है। अब अगर हमें इस डायगोनल मैट्रिक्स में हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालना है डायगोनल में, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, हमारे पास ऑर्डर n है, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर n का है तो मिनिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होंगे उस डायगोनल मैट्रिक्स में वो होता है n इंटू n-1। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर यही आप 3x3 का मैट्रिक्स लिए हुए हो, n की वैल्यू यहाँ क्या होगी 3, 3 - 1 2, तो 3 2 6, तो 6 आपके ज़ीरोज़ होने चाहिए, ध्यान से देना। अगर 6 ज़ीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यही हम सेकंड अगर 4x4 का ले लिया तो 4x4 में 4 4 - 1 3 4 3 12, मतलब 12 ज़ीरो होंगे। आप उसको चेक कर सकते हो, ये वैलिड होगा, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट एक्चुअली में डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसका जो डायगोनल होते हैं एलिमेंट्स वो सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट सारे इसके इक्वल होंगे, बस, और कुछ इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्स्ट्रा। अब यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, बट डायगोनल मैट्रिक्स है, और बट इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो ऑलवेज़ 1 ही होंगे, इक्वल टू 1 होगा। ये उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ये ai से 0 होगा। किस कंडीशन के लिए? जब i ग्रेटर देन 0 हो। लेट सपोज कि अगर मान लो हम लोग देख लिए, ये क्या है, a11 a12 a13। अब ये क्या है, a21 है, तो इस केस में i क्या हो गया, ग्रेटर देन j हो गया, तो यहाँ 0 हो गया। a22 यहाँ तो नहीं हो रहा है, a23 यहाँ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 1, यहाँ पे i ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यही सच कंडीशन होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, इसी को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देन हम लोग अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, आप इससे भी, आप अपर ट्रायंगुलर पता है तो आप लोअर को भी आप गेस कर सकते हो क्या हो सकता है। अब देखते हैं, ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि ai से तब 0 होता है जब j ग्रेटर होता है। देखिए a11 ये क्या हो गया आपका, a12, यहाँ पे j ग्रेटर हो गया, यहाँ पे भी ग्रेटर हो गया, तो इस कंडीशन में ये 0 हो गया, ठीक है। क्लियर है आपको अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है? तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। अब हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसमें कि हम एक कंडीशन हम लेते हैं जिसमें कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो ही इस सिचुएशन को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो a प्लस a का जो ट्रांसपोज होगा या a इंटू a का ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये आप याद रखना, क्योंकि ये याद रखने वाली ही चीज़ है। अगर हमारे पास a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लिया कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो देन कंडीशन चाहे a का b से प्लस करो या माइनस करो वो तब भी सिमेट्रिक रहेगा, या a का मल्टीप्लाई करके हम लोग ab प्लस बी करो तो भी सिमेट्रिक रहेगा। बट सिचुएशन कब चेंज होगी कि माइनस में भाई वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, हो सकता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, a क्या हो जाए माइनस a के इक्वल हो जाए, समझ रहे हो। इस वजह से ab माइनस बी क्या होगा, वैलिड नहीं हो सकता इस पॉसिबिलिटी में, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें कि at जो हो, a के पावर t जो हो वो माइनस a के इक्वल हो। इट मीन्स कि उसका जो ट्रांसपोज हो वो माइनस a के इक्वल हो। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ कंडीशन आप लोग याद रखना कि जब कभी भी कोई मान लेते हैं कि अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें गिवन है तो a के पावर में अगर इवन पावर होता है, इवन पावर होगा तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। समझ में आया? वो भी n पॉजिटिव इंटीजर के लिए बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर वो ऑड पावर में आ जाए a के तो याद रखना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कुछ। तो अगर मान लिया कि हमारे पास एक a है मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है, दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इन दोनों का जो ट्रेस होगा, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस बेसिकली ये डायगोनल एलिमेंट का एडिशन होता है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं तो 4 + 1 5, 5 + 6 11, ठीक है। तो यही आपका ट्रेस होता है। तो वो जो ट्रेस होगा ए बी का वो 0 होगा। समझ में आया?
अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने थोड़ा सा चीज़ें आपको बताई थी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये नॉन इन्वर्सिबल होता है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, जो मैंने आपको पीछे भी डिस्कस थोड़ा कर दिया था। ओके, अब नेक्स्ट आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 3x3 का है तो ये यूनिटी मैट्रिक्स 3x3 का होगा। इट मीन्स कि ए जो ट्रांसपोज होगा वो ए इन्वर्स होगा मैट्रिक्स का, समझ में आया। और इसका जो इन्वर्स है और ट्रांसपोज है ये दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। और ये याद रखना कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज 1 होता है, +-1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा इसके डिटर्मिनेंट का, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बेसिक आपको याद रखना, इसी पे आपको क्वेश्चन घूमेंगे। तो आप इसको, इस पे मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा पिछले साल के, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब हम लोग बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई इसमें भी करती है कि ए जो हो इक्वल हो जाए a के पावर थीटा का। इट मीन्स कि वेयर a थीटा इज़ द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स